अस्सलाम वालेकुम नाजरीन, ड्रामा सीरियल कर्ज़े जां की आने वाली एपिसोड बहुत जबरदस्त होने वाली है। जैसा कि बख्तियार और उसकी मां बरकत बीबी के गुनाहों की सजा बिल आखिर उन्हें मिलने वाली है, जबकि अम्मार अपनी ही बहन बिनिश की जिंदगी तबाह व बर्बाद करने के बाद जेल की सलाखों के पीछे चला गया है और इस बार तो बख्तियार चाह के भी अपने बेटे को बचा नहीं पाएगा, क्योंकि एक तरफ तो उसका बेटा है जो अब मुजरिम भी है, तो दूसरी तरफ उसकी अपनी बेटी है जो इंसाफ की तलबगार है। अम्मार अकेला ही कंस्ट्रक्शन साइट पर जाता है तो उसका बाप बहुत परेशान होता है। वो अपने बंदों को उसके पीछे भेजता है कि अम्मार पर नजर रखो, ऐसा ना हो कि काम संभालने के बजाय ये मजीद बिगाड़ कर आ जाए। और होता भी ऐसा ही है, क्योंकि अम्मार जब अपनी कंस्ट्रक्शन साइट पर पहुंचता है वहां पर असद ऑलरेडी अपनी पूरी टीम के साथ मौजूद होता है। अम्मार गाड़ी से उतरते हुए अपना रिवॉल्वर भी उठा लेता है, जबकि खुद उसने चूंकि नशा कर रखा है और फिर नशे की हालत होने की वजह से गुस्सा भी उसमें बहुत ही ज्यादा भरा हुआ है। उसके दिमाग में अपने बाप के ताने गूंजते रहते हैं कि दुनिया भर के बेटे अपने बाप के बिजनेस को संभालते आए हैं, उनका बाजू बनते आए हैं, लेकिन मैं कैसा बदनसीब हूँ कि तुम्हारी जैसी औलाद मेरी किस्मत में आई है, जो ना कभी मेरे किसी काम आ सकती है और ना ही मेरे लिए कभी फायदेमंद साबित हो सकती है। तो नाजरीन, आज अम्मार अपने बाप को और सारी दुनिया को दिखा देना चाहता था कि मैं तो ना निकम्मा हूँ और ना ही नाकारा हूँ। अब असद के सामने पहुंचकर कहता है कि तुम्हारी जुर्रत कैसे हुई मेरे बाप की एक कंस्ट्रक्शन साइट पर आने की और हमारा काम रुकवाने की। अम्मार के बोलने की तरीके से असद को अंदाजा हो जाता है कि अम्मार इस वक्त नशे की हालत में है, इसीलिए वो बहुत ही तहम्मुल से अम्मार से बात करता है और कहता है कि अम्मार, ये वक्त जोश से नहीं बल्कि होश से बात करने का है और मुझे लगता है कि तुम इस वक्त मेंटली इतने स्टेबल नहीं हो कि हम इस टॉपिक पर बात कर सकें। आज हमारी बिस्मा आंटी के घर दावत है तो वहीं पर चलेंगे और मैं घर आकर तुमसे बात करूंगा। मगर जी नहीं जनाब, यहाँ पर तो अम्मार का गुस्सा मजीद बिगड़ जाता है और आतिशफशां जो पहले ही उसके अंदर दहक रहा था वो फट कर बाहर आ जाता है कि पहले मेरा बाप, फिर नशवा और अब ये असद भी मुझे पागल समझता है क्या। अब वो अपना रिवॉल्वर निकालता है और आओ देखता है ना ताओ, असद को शूट कर देता है। असद तो वहीं जमीन बोस हो जाता है, जबकि बख्तियार के बंदे जो अम्मार के पीछे उसे कंट्रोल करने आए थे उनके वहां पहुंचने तक सिचुएशन बिल्कुल ही आउट ऑफ कंट्रोल हो चुकी होती है और मौके पर पुलिस पहुंच के अम्मार को गिरफ्तार भी कर लेती है। इतने में चूंकि बख्तियार भी वहां पहुंच चुका था, अब बख्तियार को जब सारी सूरत हाल का पता चलता है तो उसका दिमाग तो बिल्कुल भी काम नहीं करता। तो उसका दिमाग तो पहले ही माउथ था, मगर बख्तियार की आदत है कि जब भी वो शदीद परेशान होता है तब वो अपनी माँ को ही कॉल करता है, छोटे बच्चों की तरह से। अभी भी वो अपनी माँ को कॉल करके कहता है कि माँ जी, बहुत ही बुरा हो गया है, आप हौसला रखें, मैं आपको घर आके बताता हूँ। उसकी माँ बरकत बीबी का तो कलेजा मुंह को आ जाता है, क्योंकि आज से पहले बख्तियार के लहजे में इतनी परेशानी उन्होंने कभी नहीं देखी थी। तभी वो बड़े प्यार से पूछती हैं कि आखिर मसला क्या है। बड़े से बड़ा मसला हो, बख्तियार को पूरा यकीन होता है कि उसकी सोर्सेज इतनी है कि इस मसले से बड़े आराम से निकल आएगा, लेकिन इस बार कुछ बहुत ही बुरा हुआ है। अब माँ जी तो बेचैनी से बख्तियार का इंतजार करती हैं, जबकि बख्तियार घर पहुंचता है तो एक टूटे और हारे हुए इंसान की तरह ज़ारो कतार रोना शुरू कर देता है। और जब तक बख्तियार और बाकी घर वालों को ये पता चलता है तो यहाँ बरकत विला पर तो कयामत ही टूट पड़ी है। अब सबसे ज्यादा तकलीफ तो सिद्रा को होती है कि बिनिश को किस तरह से बताएंगे कि इसका शौहर इस दुनिया में नहीं रहा, और फिर ये कि उसका मुजरिम कोई और नहीं बल्कि उसका अपना सगा भाई अम्मार है। लेकिन घर वालों को अभी ये नहीं मालूम कि अम्मार ही ने तो उसे वीडियो कॉल करके पहले ही बता दिया था और असद की लाश भी दिखा दी थी कि ये देखो, मैंने तुम्हारे शौहर को शूट कर दिया है। बिनिश, जो कि पहले ही सारी इस सिचुएशन से और इस वाक़े से वाकिफ थी, वो किसी को नहीं बताती है, लेकिन बिनिश की भी जहनी हालत कुछ इस तरह से माउफ हो चुकी है कि वो अभी सिचुएशन को समझ ही नहीं पा रही कि उसके साथ हुआ क्या है। सिद्रा तो यहाँ पर यही सोचती है कि मेरी बेटी तो इतनी खुश थी, मेरी बेटी अपने शौहर असद के साथ बहुत ज्यादा मुतमईन जिंदगी गुजार रही थी, खास तौर पर जब इन दोनों की जिंदगी में औलाद आई थी। सिद्रा तो बिल्कुल ही हवास बाख्ता हो जाती है। अम्मार जेल की सलाखों के पीछे, बेटी बेवा हो गई,
भला ये गम एक माँ कैसे बर्दाश्त कर सकती है। और यहाँ पर भी बख्तियार की माँ बरकत बेगम सारा मलबा उठाकर नशवा पर डाल देंगी कि ये लड़की है ही मनहूस। इधर हमने इसका निकाह अपने अम्मार से क्या किया, उधर हमारे अम्मार की जिंदगी ही तबाह हो गई है। अब बंदा इस औरत से पूछे कि नशवा तो तुम्हारे अम्मार से शादी करना ही नहीं चाहती थी, तुमने और तुम्हारे बेटे बख्तियार ने उसे ब्लैकमेल कर करके अम्मार के साथ निकाह करने के लिए राजी किया और अब उसी को तुम मनहूस भी करार दे रही हो। लेकिन यहाँ पर जिंदगी में पहली बार सिद्रा बेगम फट पड़ेंगी और अपने शौहर और अपनी सास को आईना दिखा देंगी कि नशवा मनहूस नहीं है और ना ही बिस्मा मनहूस थी, आप हैं मनहूस और आपका बेटा है। आप दोनों की गलती है जो आज मेरे बच्चों की जिंदगियां बर्बाद हुई हैं। सारी जिंदगी इस बख्तियार ने मेरे बेटे को नीचा दिखाने की कोशिश की, कभी उसके साथ एक बाप बनके, एक दोस्त बनके बात नहीं की। हमेशा इसके गुनाहों पर पर्दा डाला और इसके बाद उसको मेंटली इस कदर टॉर्चर किया कि वो पहले से भी ज्यादा बड़ा गुनाह करने पर मजबूर हो गया। और माँ जी, आप दूसरों को तो बहुत ही इस्लामी दर्स देती हैं और दीन और दुनिया के मामलात में बड़ी ही तमीज सिखाती हैं, लेकिन आपको पता भी होता था कि अम्मार क्या क्या गुनाह करके आ रहा है, लेकिन आपने कभी एक मुखलिस दादी होने का फर्ज अदा नहीं किया। उसके गुनाहों की पर्दापोशी करने के बाद ऐसे आंखें बंद कर ली जैसे आपको पता ही ना हो कि अम्मार से क्या गलती हुई है। बजाय उसे अपने पास बिठाती, बुजुर्गों की तरह से समझाती, लेकिन अब क्या फायदा है इन सब बातों का और इस तरह से रोने और चीखों पुकार करने का, क्योंकि तीर कमान से निकल चुका है। और वहीं इस बात का नशवा को भी शदीद अफसोस होता है और उसे एहसास भी होता है कि शायद ये सब कुछ मेरी वजह से हुआ है। काश कि मैं अम्मार को रिहैबिलिटेशन सेंटर लेकर ना जाती, काश मैं पहले उसे एतमाद में ले लेती, उससे मैं दोस्ती करती और उसके बाद उसे कन्विंस करती कि उसे अपनी एडिक्शन के लिए ट्रीटमेंट लेना चाहिए। काश मैं अम्मार को वहां से जाने ही ना देती। और ये बात भी हकीकत है क्योंकि नशवा ने बहुत ही जल्दबाजी से काम लिया, जिसके बाद अम्मार को एहसास हुआ कि नशवा ने मुझसे शादी तो जरूर की है, लेकिन कभी शायद मेरी इज्जत नहीं करेगी, मुझ पर हमेशा तरस खाएगी और मुझे जहनी मरीज समझती रहेगी। उधर ये खबर जब बिस्मा और बुरहान तक पहुंचेगी तो वो लोग भी बहुत ही अपसेट हो जाएंगे। बिस्मा का तो रो रो कर बुरा हाल हो जाएगा कि मेरी बेटी की जिंदगी तो शुरू होने से पहले ही खत्म हो गई है क्योंकि उसके शौहर से कत्ल हुआ है। जाहिर है कि उसे सजाए मौत नहीं तो उम्र कैद तो जरूर होगी। कैसे गुजारेगी नशवा ये पूरी जिंदगी तन तनहा, जबकि दूसरी तरफ बुरहान है जो बहुत से पहलुओं पर गौर व फिक्र कर रहा है। उसे समझ ही नहीं आ रही कि वो नशवा के लिए अफसोस करे या ना करे, क्योंकि वो खुद भी नशवा को बेहद चाहता था और न सिर्फ उससे मोहब्बत करता था बल्कि वो उसे मुकम्मल तौर पर हासिल करना चाहता था। लेकिन वो ये कभी नहीं चाहता था कि नशवा की जिंदगी इतने बड़े इम्तिहान से गुजरे। अब बिनिश की हालत नीम पागलों वाली हो गई है। जब वो अपनी दादी और अपने बाप को देखेगी तो उनसे कहेगी कि ये सब मेरे बाप और मेरी दादी का किया धरा है, और वो अपने बाप का गिरेबान पकड़ लेगी कि अब आप खुश हैं ना, क्योंकि आप सारी जिंदगी बिस्मा चाची और नशवा के साथ जो जुल्म सितम करते आए हैं और जो नाइंसाफी करते आए हैं, उनकी खामोश आहों और बद्दुआओं ने आपकी अपनी बेटी की जिंदगी बर्बाद कर दी। और उधर अम्मार को पुलिस अरेस्ट करके ले गई है। जब तक कि उसका अभी नशा उतरता है तब जाके उसे एहसास होता है कि उससे कितना बड़ा जुर्म सरजद हो चुका है, जिसकी तलाफी मुमकिन ही नहीं है। अपनी ही बहन की जिंदगी बर्बाद कर गया है वो। अब नाजरीन, यहाँ पर बख्तियार अपने बेटे से मिलने जेल में आएगा और उसके हाथ जोड़ेगा कि कोई तो बात करो मुझसे, और अम्मार को तो जैसे खामोशी सूंघ गई है और वो बिल्कुल ही चुप होकर रह गया है। वो किसी भी बात का कोई भी जवाब नहीं देना चाहता है। बख्तियार हाथ जोड़ जोड़ कर कहता रहेगा कि मेरी किसी बात का जवाब दो, मुझे कोई राह बताओ कि मैं तुम्हें यहाँ से किस तरह से निकालूं और कैसे मैं तुम्हारी मदद करूं। लेकिन यहाँ पर अम्मार अब अपनी जहनी हालत खो बैठा है, उसे कुछ समझ नहीं आ रहा
کہ میں کیا سن رہا ہوں اور کیا کر رہا ہوں۔ وہ خاموشی سے اپنے باپ کی باتیں سنے گا۔ یہاں پر بختیار بے بس ہو کر رونے لگ جائے گا اور سارے کا سارا قصوروار خود کو سمجھنے لگے گا۔ تو ناظرین، اب یہاں پر بختیار نشوہ سے ہی کہے گا کہ تم عمار کا کیس لڑنے کے لیے تیار ہو جاؤ، لیکن ظاہر ہے کہ نشوہ کو عمار سے زیادہ اپنی کزن بنش سے محبت ہے، اسی لیے وہ بختیار کو صاف کہہ دے گی کہ میں کسی مجرم کا ساتھ نہیں دے سکتی، چاہے وہ میرا اپنا شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ تو ناظرین، اب یہاں پر برہان کچھ نہ کچھ تو ایسا ضرور کرے گا کہ جیل میں ہی وہ عمار سے طلاق نامے پر سائن کروا لے گا تاکہ نشوہ کی زندگی برباد ہونے سے بچ جائے، اور بسمہ سے بھی کہے گا کہ آپ سے کس نے کہا کہ آپ کی بیٹی نشوہ کی زندگی شروع ہونے سے پہلے ہی ختم ہو گئی ہے۔ تو نشوہ کی زندگی اب شروع ہوگی اور بہت ہی پیاری زندگی ہوگی۔ بہرحال بنش جیسی سویٹ لڑکی کے ساتھ اتنا بڑا ظلم نہیں ہونا چاہیے تھا۔ تو ناظرین، آپ میں سے کس کس کو بنش کے لیے بہت ہی برا محسوس ہو رہا ہے اور دکھ ہو رہا ہے؟ تو کمنٹ سیکشن میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کیجیے گا۔ جاتے جاتے ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا۔ اپنا بہت سارا خیال رکھیے گا۔ ملتے ہیں نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔